नमस्कार सभी दोस्तों को। आज की क्लास में बात करेंगे दोस्तों हम एक ही क्लास में याद करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 100 से लेकर के 150 तक। रिवीजन क्लास रहेगी, पार्ट थर्ड रहेगा दोस्तों। मैंने 1 से लेकर के 50, 50 से लेकर के 100 तक 2 क्लास कंप्लीट करा दी हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। एसएससी के ऑल एग्जाम्स के लिए रहेंगे दोस्तों। पीपीटी वही हिसाब से बना करके लेके आया हूँ दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है इस प्रकार की पीपीटी को तैयार करने में। ठीक है, तो कंप्लीट 50 आर्टिकलों को हम रिवीजन करेंगे इसी क्लास में। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे 100वें आर्टिकल से लेकर के 102वें आर्टिकल तक, यानी 3-3 आर्टिकल प्रत्येक स्लाइड में है। तो 100वां आर्टिकल तो मैंने कराई दिया था दोस्तों आपको, संसद में मतदान की प्रक्रिया और गढ़पूर्ति का निर्धारण दोस्तों 100वें आर्टिकल में। यानी आपको याद रखना है एक शब्द ओनली मतदान और कोरम। ठीक है, ये 2 शब्द याद रखने हैं। ठीक है, उसमें दोस्तों आपके 3 पॉइंट और कंप्लीट लिखे हुए हैं। 3 पॉइंटों को आप रिवीजन करेंगे, ये आपसे मैं उम्मीद लगाता हूँ। ठीक है, 101वें आर्टिकल में दोस्तों संसद सदस्य का त्याग और सीट की रिक्ति बताई गई है 101वें आर्टिकल में। इसमें भी दोस्तों 3 पॉइंट लिखे हुए हैं आपके। ठीक है, यदि मैं इन सभी पॉइंटों को बताऊंगा तो दोस्तों ये 1 घंटे की क्लास हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता दोस्तों 1 घंटे की क्लास हो, क्योंकि आपका टाइम मुझे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है। 102वें आर्टिकल में दोस्तों बताया गया है संसद सदस्य की अयोग्यता के आधार पर। ठीक है, जो संसद के सदस्य हैं पार्लियामेंट के, उनके योग्यता के आधार पर बताया गया दोस्तों 102वें आर्टिकल में। इसमें भी दोस्तों 4 से 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसा कि दोस्तों लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सरकार के अधीन लाभ या पद धारण करने पर। उसके बाद मानसिक अस्वास्थ्य लिखा हुआ है, सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित और घोषित दिवालिया होने पर, विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर, शपथ लेने पर। ये 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, इन्हें आप पढ़ना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 103वां आर्टिकल कहता है, 103वें आर्टिकल में सीधे लिखा हुआ है, 103वें आर्टिकल में बताया गया है राष्ट्रपति का निर्णय सदस्य की अयोग्यता पर। ठीक है, यानी डिसीजन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर। ठीक है, 103वें आर्टिकल में। 104वें आर्टिकल में दोस्तों बताया गया है दंड अयोग्य होने पर भी बैठने और मतदान करने के लिए, यानी पनिशमेंट फॉर सिटिंग एंड वोटिंग वाइल डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, ये दोस्तों 104वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, 105वें आर्टिकल में दोस्तों विशेष अधिकार बताए गए हैं शक्तियां संसद और उसके सदस्यों की, जैसा कि दोस्तों प्रिविलेज एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर पावर्स। ठीक है, यानी विशेष अधिकार बताए गए हैं, भाषण बताए गए हैं, शक्तियाँ बताई गई हैं और भाषण की स्वतंत्रता 105वें आर्टिकल में। ठीक है, इसमें दोस्तों 104 में वोट और संसद के बारे में बताया गया है। ठीक है, 106वें आर्टिकल में दोस्तों बताया गया है संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। ठीक है, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। 107वें आर्टिकल में दोस्तों बताया गया है विधेयकों को पेश करने पर पारित करने की प्रक्रिया। इस प्रकार के दोस्तों 3 पॉइंट कैसे पारित करते हैं विधेयकों को। 108वें आर्टिकल में दोस्तों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बताई गई है। ठीक है, जैसा कि पहले पॉइंट में लिखा हुआ है विधेयकों पर गतिरोध होने पर बुलाई जाती है, यानी बुलाई जाती है, और राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, साधारण बहुमत से निर्णय तक। ठीक है, 103 में आर्टिकल ये रिपीट हो गई है दोस्तों, ये एक स्लाइड, इसे हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि सदस्यों की अयोग्यता पर राष्ट्रपति का निर्णय। 104वें आर्टिकल में अयोग्य होने पर बैठने और मतदान करने के लिए दंड पनिशमेंट मिलेगा। उसके बाद दोस्तों 105वें आर्टिकल में संसद और सदन उसके सदस्यों की विशेष अधिकार और शक्तियाँ बताई गई हैं। ठीक है, 109वां आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों, धन विधेयक ओनली 109वें से लेकर के 113वें आर्टिकल तक सेम ही यूँ समझो, धन विधेयक रिपीट होगा। एक में परिभाषा, एक में वार्षिक वित्तीय बजट, उसके बाद एक विशेष अधिकार। ठीक है, उसके बाद एक पर परिभाषा और वस्तु विषय वस्तु पर बात होगी। ठीक है, तो 109वें आर्टिकल में दोस्तों धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया बताई गई हैं, प्रक्रिया लागू होती हैं। 110वें आर्टिकल में दोस्तों धन विधेयकों की परिभाषा बताई गई है, डेफिनेशन ऑफ धन विधेयक। ठीक है, 111वें आर्टिकल में दोस्तों राष्ट्रपति किसी भी धन विधेयक पर अनुमति दे सकते हैं या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं 111वें आर्टिकल में।
112 में दोस्तों आपका बजट बताया गया है, वार्षिक वित्तीय बजट जो कि 1 फरवरी को पेश होता है, उसी के बारे में बताया गया है राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्या बताया गया है, 112वें आर्टिकल में बजट बताया गया है। सबसे पहले दोस्तों कहाँ पर लागू हुआ था, असम में लागू हुआ था वार्षिक वित्तीय बजट। कब हुआ था, 2017 में। ठीक है, 113वें आर्टिकल है दोस्तों आपका संसद द्वारा अनुदानों की मंजूरी। ये दोस्तों आपका 113वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, 114वें आर्टिकल में दोस्तों आपका, ठीक है, विनियोग विधेयक के बारे में बताया गया है। ठीक है, विनियोग विधेयकों के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 115वें आर्टिकल की हम बात करें तो सरकार को अतिरिक्त और पूरक अनुदानों के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि खर्च करने की अनुमति देता है। ये 115वें यानी अतिरिक्त पूरक अनुदान, आपको ये शब्द याद रखना है। ठीक है, 116वें आर्टिकल में दोस्तों आपका लेखा अनुदान बताया गया है। ठीक है, साधारण अनुदान या प्रावधान करता है। ठीक है, और दोस्तों 117वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है वित्त विधेयकों के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है, और प्रक्रियाएं निर्धारित करता है। ये 117वें आर्टिकल में, यानी वित्तीय विधेयक आपको याद रखना है 117वें आर्टिकल के लिए। ठीक है, 118वें आर्टिकल में दोस्तों संसद की कार्यविधि बताई गई है। ठीक है, कामकाज के नियम बताए गए हैं 118वें में। 119वें में दोस्तों आपका वित्तीय कामकाज बताए गए हैं। ठीक है, बजट प्रक्रिया का विनियम, ठीक है, नियमन। ठीक है, और 120वें आर्टिकल में दोस्तों संसद की भाषा बताई गई है। ठीक है, 120वें आर्टिकल में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 121 से लेकर के 123 आर्टिकल तक। 121वें आर्टिकल में दोस्तों आपका न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा या निषेध। ठीक है, 121वें आर्टिकल में बताया गया है। इसमें लिखा हुआ नीचे, संसद में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के किसी भी न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में चर्चा पर रोक। ठीक है, 122वें आर्टिकल में दोस्तों न्यायालय संसद की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, जुडिशरी संसद की कार्यवाही में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये 122वें आर्टिकल में बताया गया है। 123वें आर्टिकल में दोस्तों राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123वें आर्टिकल में बताया गया है। और 15वें आर्टिकल हैं हमारे दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि भील ट्राइब से रिलेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब है दोस्तों आपका 124 से लेकर के 126। इसमें दोस्तों 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बताई गई है। ठीक है, और 125 में न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते बताए गए हैं। ठीक है, और 130 में दोस्तों आपका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। और 130वां आर्टिकल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से ही संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। ठीक है, और 125 में न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हो गए। 126 में दोस्तों कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गई। ठीक है, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट तो 124 में सर्वोच्च न्यायालय होगी। ठीक है, 127वें आर्टिकल में दोस्तों अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति बताई गई है। ठीक है, और 128वें आर्टिकल में दोस्तों सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की वापसी। ठीक है, और 129वें आर्टिकल में दोस्तों उच्चतम न्यायालय या अभिलेख न्यायालय के बारे में बताया गया है। जैसा कि दोस्तों इसमें 3 पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं। इसके फैसले पर कार्रवाई स्थायी रूप से सुरक्षित और स्थायी प्रमाण के रूप में, और ठीक है, कॉन्टेम्प्ट, एक मिनट, कॉन्टेम्प्ट के लिए दंड के लिए सख्ती। ठीक है, यानी अवमानना के लिए, इसके लिए पनिशमेंट। ठीक है, इसमें भी दोस्तों सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की वापसी पर भी 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दोस्तों 130 से लेकर के 132 आर्टिकल तक। 130 में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का स्थान या स्थापना कह सकते हैं आप। और 131 में दोस्तों मूल अधिकार क्षेत्र बताए गए हैं। 132वें आर्टिकल में दोस्तों संवैधानिक मामले में अपील बताई गई है 132वें आर्टिकल में। ठीक है, पेन चेंज करते हैं हम। नेक्स्ट हमें दोस्तों आपका 133, 134 आर्टिकल और 135 आर्टिकल। 133 आर्टिकल में दोस्तों दीवानी मामले बताए गए हैं। दीवानी मामलों में अपील, जैसे कि सिविल मामलों में अपील का अधिकार देता है। उसके बाद 134 में दोस्तों आपराधिक मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में अपील का न्यायालय देता है। ठीक है, और 135 में दोस्तों अन्य मामलों के जो अन्य मामले होते हैं उनमें दोस्तों अपील का अधिकार 135वां आर्टिकल देता है। 136वें आर्टिकल की बात करें दोस्तों,
विशेष अधिकार की अपील बताए गए हैं और निर्णय की समीक्षा 137वें आर्टिकल में बताई गई है और 138वें आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र विस्तार 138वें आर्टिकल में। ठीक है। 139वें आर्टिकल में दोस्तों आपका संसद सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। ठीक है। 140वें आर्टिकल में दोस्तों संसद सुप्रीम कोर्ट को सहायता और शक्ति दे सकती है और 141वें आर्टिकल में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। 141वें आर्टिकल में बताया गया है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं हम यहाँ से आगे 142 आर्टिकल और 143 और 144 आर्टिकल की। तो 142 आर्टिकल दोस्तों पूर्ण न्याय का अधिकार 142 आर्टिकल देता है और राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति 143 आर्टिकल में और 144वें आर्टिकल में दोस्तों सभी प्राधिकारियों का सहयोग 144वें आर्टिकल में है। 145वें आर्टिकल में दोस्तों आपका न्यायालय अपने नियम स्वयं निर्धारित करता है, जैसा कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रक्रिया और प्रथाओं का विनियमन। ठीक है, विनियमन। ठीक है। और 146वें आर्टिकल में दोस्तों कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान, जैसा कि दोस्तों न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती। ठीक है। 147वें आर्टिकल में दोस्तों संविधान की व्याख्या और प्रावधान बताया गया है, संवैधानिक प्रश्नों पर निर्णय और व्याख्या। ये लास्ट की स्लाइड है दोस्तों आपका माले का परीक्षक कैग। ठीक है। कंट्रोनल कैग की फुल फॉर्म में दोस्तों कंट्रोलर अटॉर्नी ऑफ जनरल। ठीक है। 148वें आर्टिकल में दोस्तों नियुक्ति बताई गई है इनकी और 149वें आर्टिकल में दोस्तों आपका कर्तव्य और शक्ति बताई गई है। 150वें आर्टिकल में दोस्तों आपका लेखांकन प्रारूप बताया गया है 150वें आर्टिकल में। ठीक है। तो यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यहीं पर हमारे आर्टिकल कंप्लीट होते हैं दोस्तों 100 से लेकर के 150 तक। अगली क्लास में दोस्तों मैं 150 से लेकर के 200 तक आर्टिकल लाऊंगा। ठीक है। क्लास कैसी लगी वो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर भी करेंगे। ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, आपकी कमेंटों से ही एनर्जी मिलती है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।